Good evening friends. Welcome back to our YouTube channel The Success Vision. So लास्ट टाइम हमने जम्मू एंड कश्मीर KAS यानी कि कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रिलेटेड कुछ बुक्स को डिस्कस किया था जो कि आपके प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और साथ साथ में मैंने एक चीज़ और नोटिस की थी कमेंट बॉक्स में कि कुछ लोग जो हैं वो ये चाहते थे कि हम लोग आर्ट एंड कल्चर पे कुछ जो है लेक्चर्स को लेके आएँ। सो आज एक इंट्रोडक्शन मैं आपको आर्ट एंड कल्चर की दे देता हूँ। होपफुली आपको ये अच्छा लगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर का जो है एक पूरा सिलेबस जो है हमारे प्रीलिम्स प्लस मेंस एग्जाम में देखने को मिलता है। और ख़ास तौर पे हिस्ट्री का ऑप्शनल अगर कोई लेता है तो बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हमारे हिस्ट्री के एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की, सो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आर्ट एंड कल्चर को क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग हिस्सों में, जिसमें सबसे पहला जो है दैट इज विजुअल आर्ट। ओके, सो विजुअल आर्ट से हम स्टार्ट करें तो विजुअल आर्ट में वो आर्ट्स आ जाते हैं जिन्हें हम लोग विजुअली देख सकते हैं। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। इसमें हमारा आर्किटेक्चर, ठीक है, उसके अलावा पेंटिंग्स, ठीक है, उसके अलावा स्कल्पचर्स, पोट्री और न्यूमिस्मैटिक्स आ जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है हमारे किसमें आ जाते हैं, विजुअल आर्ट में, ठीक है। अब मैं इनकी आपको एक एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें टेम्पल्स आ जाते हैं जो कि अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर्स देखे जा सकते हैं टेम्पल के भी, जैसे नागरा स्टाइल हो गया, वेसरा स्टाइल हो गया, होयसाला, द्राविडियन, ठीक है। नॉर्थ में थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हो गया, फिर मॉडर्न आर्किटेक्चर हो गया। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में अगर देखें तो मुगल स्टाइल हो गया, सिख स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। कुछ रीजनल स्टाइल्स की बात कर लें जैसे राजपूत आर्किटेक्चर हो गया, और कुछ रिलीजियस आर्किटेक्चर की बात करें तो जैन आर्किटेक्चर उसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको आर्किटेक्चर की बात बता दी। उसके बाद अगर हम स्कल्पचर्स की बात करें तो स्कल्पचर्स में हड़प्पन स्कल्पचर्स आ जाते हैं, ठीक है। मौर्यन एज के आ जाते हैं, पोस्ट मौर्य, उसके अलावा जैन, बुद्धिस्ट, जगह यहाँ पे थोड़ी कम है तो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, गुप्ता और मिडीवल और मॉडर्न स्कल्पचर्स भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। मिडीवल एंड मॉडर्न स्कल्पचर्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स की बात करें तो पेंटिंग्स में भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगी, जैसे केव पेंटिंग्स हो गई, मुराल पेंटिंग्स हो गई, मिनिएचर पेंटिंग्स हो गई, ठीक है, डेक्कन की पेंटिंग्स हो गई, राजपूत स्कूल हो गया, ठीक है। सो मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, राइटिंग की थोड़ी कम है क्योंकि मैं अपनी फिंगर से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा स्टाइलिस वर्किंग नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। और साथ में इतना ख़राब लिखने के लिए भी। तो कंटिन्यू करते हैं। राजपूत पेंटिंग्स हो गई, पहाड़ी पेंटिंग्स हो गई, ठीक है। कुछ रीजनल पेंटिंग्स भी आ जाती है इसमें, ठीक है, जैसे बसोली पेंटिंग्स, ठीक है। और कुछ कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स या मॉडर्न पेंटिंग्स की भी बात कर लें, ठीक है। उसके बाद आगे पोट्री ट्रेडिशन और न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। न्यूमिस्मैटिक इज बेसिकली द स्टडी ऑफ कॉइनेज, ठीक है। न्यूमिस्मैटिक क्या हो गया, स्टडी ऑफ कॉइनेज। तो जितनी भी कॉइनेज हम लोग एंशियंट इंडिया से लेके अप टू मॉडर्न हिस्ट्री तक पढ़ेंगे, दैट आर ऑल द पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये तो आ गया विजुअल आर्ट्स। अब नेक्स्ट जो आता है वो आ जाता है परफॉर्मिंग आर्ट, ठीक है। तो परफॉर्मिंग आर्ट अगर हम लोग इसका मतलब निकालने की कोशिश करें तो इसके मायने निकल के आते हैं वो आर्ट्स जिन्हें हम परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, डांसेस, ड्रामा, स्पोर्ट्स एंड सो ऑन, ठीक है। सो अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें तो इसे कैटेगराइज किया जा सकता है। नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ आपको। कैटेगराइज करेंगे तो सबसे पहले आ गया म्यूजिक,
ठीक है, जिसमें आ जाता है हिंदुस्तानी म्यूजिक, कार्नाटिक म्यूजिक, ठीक है, घरानाज आ जाते हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है, फोक म्यूजिक के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा आ जाता है डांस, ठीक है, डांस में हम लोग अगर रीजनल डांस को देख लें, कुचिपुड़ी को देख लें, कथकली को देख लें, इस तरह के डांस पढ़ने हैं, ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो आगे वो आ जाते हैं हमारे स्पोर्ट्स, अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स हो गए, जैसे कि मार्शल आर्ट्स हो गए, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स हो गए। एनिमल स्पोर्ट्स की बात कर लें, एनिमल स्पोर्ट्स में आपने नाम सुना ही होगा जल्लीकट्टू का, ठीक है, जल्लीकट्टू भी एक एनिमल स्पोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और कुछ रिसेंट न्यूज़ में भी आपने इसके बारे में सुना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा परफॉर्मिंग आर्ट्स में, दैट इज थिएटर, ठीक है। तो पहले हमने क्लासिकल संस्कृत थिएटर के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों ने रीजनल थिएटर्स के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद मॉडर्न थिएटर्स के बारे में पढ़ना है, और देन आफ्टर हमने सिनेमाज के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। विजुअल आर्ट्स की बात करें तो और उसमें शामिल होता है इंडियन पपेट्री, जिसे हम कॉमन भाषा में कठपुतली का नाम भी दे देते हैं। इंडियन पपेट्री में अगर हम बात करें तो इसके लगभग 6 काइंड्स होते हैं, जिनमें हम लोग स्ट्रिंग पपेट्री, शैडो पपेट्री, रॉड पपेट्री, ग्लो पपेट्री, मॉडर्न एंड ट्राइबल पपेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड मेन आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, दैट इज रिलीजन, लैंग्वेज और लिटरेचर। ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है, क्योंकि रिलीजन को प्रोपागेट करने के लिए लैंग्वेज चाहिए, और लैंग्वेज ही जो है वो लिटरेचर का बेस बनता है, ठीक है ना। सो जब भी किसी तरह के रिलीजन को हम लोग प्रोपागेट करते हैं तो उसे किसी कॉमन लैंग्वेज में हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, ताकि वो उस रिलीजन को अपना सके या फिर उसे आगे समझाया जा सके। तो उसके लिए लिटरेचर भी काफ़ी सारा कंपाइल किया गया एंशिएंट, मॉडर्न और मिडिवल टाइम्स के दौरान। सो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे बड़ा रिलीजन जो इंडिया में सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग रहा, दैट इज़ ब्राह्मणिज्म। उसके बाद काफ़ी सारे और रिलीजन्स हैं, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, और मिडिवल इंडिया आते आते इस्लाम, सिखिज़्म, ठीक है। ये जितने भी रिलीजन जो हैं, ये सारे के सारे रिलीजन कुछ ना कुछ लिटरेचर को प्रोपगेट करते रहे अपनी लैंग्वेजेस में भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कुछ लैंग्वेजेस जैसे पाली, प्राकृत, जो कि मेजर रिलीजियस लैंग्वेज या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रोपागेटिंग लैंग्वेज रही है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करें अरेबिक, पर्शियन, जो इस्लामिक कल्चर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्टली हम बात कर सकते हैं संस्कृत, ओके, संस्कृत, और कुछ रीजनल लैंग्वेजेस की जैसे तेलुगु, मलयालम, ओडिया, कन्नड़ एंड सो ऑन, ठीक है, जिसमें हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। सो यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैं कुछ लैंग्वेज को आपको डिक्टेट कर देता हूँ, तो आप उसे आसानी से समझ सकते हो, ओके। तो ये सब लैंग्वेजेस, और उसके अलावा कुछ मिसलिनियस चीज़ें जो आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा हैं, जैसे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जो है हमारी गवर्नमेंट की, ठीक है, कुछ फेस्टिवल्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कल्चरल इंपॉर्टेंस के होते हैं, ठीक है, जैसे खीर भवानी फेस्टिवल, लोजर फेस्टिवल, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, ठीक है। उसके बाद जल्लीकट्टू, ऑल राइट, और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स जिनकी कोई ना कोई कल्चरल इंपॉर्टेंस होती है, ओके। ये सब जो है हमारे किसका, आर्ट एंड कल्चर का ही हिस्सा होते हैं, ठीक है। नाउ ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, जिसमें कि आपको मैंने ये बताया कि आखिर हमने आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या पढ़ना है, ओके। सो आर्ट एंड कल्चर को आज हम स्टार्ट कर ही लेते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ मैं आपको आज आर्ट एंड कल्चर का, होपफुली आपको ये अच्छा लगे, ठीक है। सो
टू स्टार्ट विथ, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं छोटा छोटा लिख पाऊँ ताकि कोई परेशानी ना आए समझने में, और साथ में डिक्टेट भी करता रहूँगा ताकि कोई परेशानी ना हो इस क्वेश्चन को या इस सवाल को या फिर इस लैंग्वेज को समझने में जो मैं बोल रहा हूँ। सो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग से अगर हम बात करें तो इसे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर प्री हिस्ट्री है क्या। प्री हिस्ट्री वो पास्ट या फिर वो वक्त है जब किसी तरह की हिस्ट्री को लिखा नहीं जाता होगा। नो रिटन रिकॉर्ड्स, कह सकते हैं इतना सा कि प्री हिस्ट्री वो टाइम हो सकता है पास्ट का जब किसी तरह का हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं हो, और इसे हम आमतौर पे प्री हिस्टोरिक टाइम से बुलाते हैं, ये नाम दे दिया जाता है इसे। ठीक है, ओके। अब जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन सब चीज़ों की एक्सकवेशन की, इन सब जगहों की एक्सकवेशन हुई प्री हिस्टोरिक टाइम से रिलेटेड जगहों की, तो वहाँ पे पुराने टूल्स देखने को मिले। ओके, कुछ टूल्स देखने को मिले, पॉटरीज देखने को मिली। ठीक है, कुछ घर या हैबिटेट देखने को मिले। ठीक है, बोन्स में देखने को मिली जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस की थी, ठीक है, उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली, दैट वाज ड्राइंग्स। ओके, और ये कहाँ पे देखने के लिए मिली? ये देखी गई केव की दीवारों पे, वॉल्स पे, या फिर हम सीलिंग्स पे भी देखते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, ये बात ध्यान पे रखना कि कहीं कहीं पे सीलिंग्स का भी नाम लिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर ये कैसे है। सो सीलिंग्स और वॉल्स पे पेंटिंग देखने को मिलती हैं। अब सवाल तो ये उठता है कि ये जो पेंटिंग और ड्राइंग्स हैं, इन्हें बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? वाई? तो इसका सिंपल सा जवाब अगर हम एट प्रेजेंट दे सकते हैं तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीज़न हो सकता है ब्यूटिफिकेशन ऑफ देयर हाउसेस, ब्यूटीफाई करने की बात होगी कि वो अपने घरों को सजाने की कोशिश करते होंगे। ठीक है, ये पहला रीज़न हो सकता है। और दूसरा ही रीज़न जो हो सकता है इसका, वो ये हो सकता है कि दे वांटेड टू रिकॉर्ड देयर डेली लाइफ, उसका विजुअल रिकॉर्ड रखना चाहते थे, शायद ये कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इन दो चीज़ों पे रिलाई करेंगे कि पहला तो वो ब्यूटीफाई करना चाहते थे अपने घरों को, और दूसरा वो रिकॉर्ड रखना चाहते थे अपने डे टू डे लाइफ में जो वो कर रहे थे उसका विजुअल रिकॉर्ड रखना चाहते थे। ठीक है, एक और बात आप लोगों को यहाँ बताते चलूँ कि कोई रिटर्न रिकॉर्ड तो नहीं मिला, बट ये जो पेंटिंग्स हैं ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट मानी जाती हैं। क्या मानी जाती है? ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट मानी जाती हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है जिसकी हमें एविडेंसेस जो हैं वो कब से मिले हैं? ओल्ड स्टोन एज से मिले हैं। ठीक है, तो ये वो दौर था जिस दौर में हमें क्या देखने को मिलता है? डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये आर्टिस्टिक एक्टिविटीज जो हैं हमें अपर पैलियोलिथिक में देखने को मिलती है, जहां पे अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स की क्या पेंटिंग्स जो हैं, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं हमें। अब ये सब्जेक्ट्स क्या क्या थे वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ह्यूमन फिगर्स। ठीक है, और उनकी एक्टिविटीज, ह्यूमन फिगर्स एक्टिविटीज। उसके अलावा आप कुछ सिंबल्स देख सकते हो जो कि नोटेबल हैं इन केव पेंटिंग्स में। कुछ ज्योमेट्रिक डिजाइंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि बड़े नोटेबल। ठीक है,
इन सब चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज कि पहली रॉक पेंटिंग आखिर कहाँ पे डिस्कवर की गई थी। सो उसके बारे में हम जब डिस्कस करेंगे तो हमें पता लगता है कि पहली रॉक पेंटिंग जो है इंडिया में डिस्कवर की गई है 1867-68 में। ठीक है, पहली रॉक पेंटिंग इंडिया में 1867-68 में डिस्कवर की है और जिन्होंने डिस्कवर की थी वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था आर्कीबोल्ड कार्लाइल। क्या नाम था? आर्कीबोल्ड कार्लाइल। मैं नाम लिख लेता हूं। आर्कीबोल्ड कार्लाइल जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था। और लगभग एक और साइट जो है इसी सेम पीरियड की अल्तमीरा, ये स्पेन में पड़ती है, उससे लगभग 12 साल पहले हिंदुस्तान में यानी इंडिया में पहली साइट को डिस्कवर कर लिया गया था और करने वाले व्यक्ति का नाम आर्कीबोल्ड कार्लाइल है। ठीक है, अब बात करें कि ये पेंटिंग्स कहाँ कहाँ पाई जाती है, इनके रेमिनेंट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो हम लोग देखें तो इनके रेमिनेंट्स हमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार और उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, उत्तराखंड, और उत्तराखंड का एक पर्टिकुलर एरिया है जिसे हम लोग कुमाऊं हिल्स के नाम से भी जानते हैं, वहां पर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को रॉक शेल्टर पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन, पहले लिख देता हूं यहाँ पे कुमाऊं, कुमाऊं हिल्स। उत्तराखंड में। ठीक है, अब कलर्स की बात करें तो तीन मेन कलर्स जो हैं वो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। ठीक है, वो तीन मेन कलर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? वाइट, सॉरी, कलर्स यूज़ किए गए हैं दैट आर वाइट, ब्लैक और रेड ऑकर। ओके, ये तीन मेन कलर्स जो यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और साथ में अगर बात की जाए तो तीन तरह की कैटेगरीज जो है वो पेंटिंग की देखने को मिलती हैं। तीन कैटेगरीज जो है पेंटिंग की काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है। पहली आ गई ह्यूमन फिगर्स, दूसरी जो आ गई वो आ गई एनिमल फिगर्स, और तीसरी जो है वो ज्योमेट्रिक डिजाइन्स या पैटर्न हो गए। ठीक है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, ये तीन जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और प्रोमिनेंट फीचर जो है ड्राइंग का वो ये है कि जो डांसिंग ह्यूमन फिगर्स हैं यहाँ पे देखे गए, उनके हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए, मतलब हैंड लिंक्ड डांसिंग वो करते हुए पोर्ट्रेट कराए गए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। एक और ख़ास बात जो है आपको याद रखनी है इसके रिगार्डिंग वो ये है कि जो पेंटिंग्स हैं वो तीन अलग अलग तरह के डिज़ाइंस में देखने को मिलती हैं, तीन अलग अलग डिज़ाइंस में। ठीक है, तीन अलग अलग डिज़ाइंस की जो है पेंटिंग या ड्राइंग देखने को मिलती है। मेरी राइटिंग के लिए वेरी वेरी सॉरी। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं एक नया स्टाइलस ले आऊँ और साथ में साफ साफ लिखूँ। सो कंटिन्यू करते हैं वापस से कि तीन मेन तरह की जो है हमें डिज़ाइन देखने को मिलते हैं, यानी पेंटिंग का जो है अलग अलग तरीके का डिज़ाइन है। पहला जो है दैट इज सिंपल पेंटिंग, जिसमें पेंटिंग सिर्फ वाइट में की गई हो। ठीक है, दूसरा जो हम देखते हैं कि पेंटिंग जो है वो रेड ऑकर में की गई है, रेड ऑकर में की गई है, और जो बैकग्राउंड रखा गया है वो वाइट, बैकग्राउंड इज वाइट।
पहला जो मैंने कहा दैट इज पेंटिंग जो है वो सिंपली वाइट की गई है। नेक्स्ट इज पेंटिंग जो है वो रेड ऑकरे में की गई है और उसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट है। और जो थर्ड पेंटिंग है दैट इज सिंपली इन रेड ऑकर, इन रेड ऑकर। ओके, अब इनमें सब्जेक्ट्स क्या क्या दिखाए गए हैं इन पेंटिंग्स में, मेन जो थीम है वो क्या क्या है, मेन थीम्स जो है इन सब पेंटिंग्स की वो ये है। सबसे पहले अगर देखें तो इसमें एनिमल फिगरिन्स काफ़ी ज़्यादा दिखाए गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बुल्स, एलिफेंट, ओके, सांबर, गजेल, शीप, गोट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, हॉर्सेस, ट्राइडेंट्स और कुछ वेजिटल मोटिव्स यानी कुछ वेजिटेशन भी दिखाई गई है। और उसके अलावा हम लोग देखें तो ह्यूमन फिगरिन्स जो कि स्टाइलाइज्ड फॉर्म में दिखाए गए, डांसिंग में, हंटिंग टाइम में। ठीक है, इस तरीके से दिखाए गए हैं। अब जब इतनी सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपके सामने बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट जो है ये डिपिक्ट किए गए हैं, तो इससे एक चीज़ साफ हो जाती है कि जो उस टाइम के ह्यूमन बींग्स थे वो इन सब चीज़ों से वाकिफ़ थे, यानी ये इन सब चीज़ों को जानते थे, नोन थे। जैसे बुल्स, एलिफेंट, सांबर, इन लोगों को वो अच्छे से क्या समझते थे, इन जानवरों के बिल्कुल फेमिलियर थे। ओके, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब इन एनिमल्स का नाम लिया गया डिपिक्शन में तो इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर थे इन जानवरों से। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि विंध्यान माउंटेन्स में, विंध्यास के जो हिल्स हैं वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट साइट है हमारी भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ती है, लगभग भोपाल से 45 किलोमीटर आगे। यहाँ पे लगभग 800 रॉक शेल्टर्स पाए गए। कितने? 800 रॉक शेल्टर्स पाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, नंबर्स मैंने जो बताए, 800 रॉक शेल्टर्स पाए गए हैं। और इन 800 में से ऑलमोस्ट 500, लगभग 500 जो रॉक शेल्टर्स हैं वहां पे पेंटिंग्स पाई गई। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कि भीमबेटका जो मध्य प्रदेश है, 800 रॉक शेल्टर्स पाए गए वहां पे और जिनमें से लगभग 500 में पेंटिंग्स पाई गई। इन्हें डिस्कवर किया गया था 1957-58 में। ओके, और डिस्कवर करने वाले जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका नाम था वीएस वकांकर। क्या नाम था? वीएस वकांकर। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या था कि जो ये एरिया था जहाँ पे ये 800 रॉक शेल्टर डिस्कवर किए गए, इनमें से जो 500 ऐसे एरिया पाए गए जहाँ पे बुल्स, एलिफेंट, सांबर, गिजेल ऐसे जैसे एनिमल मोटिव्स, वेजिटल मोटिव्स और स्टाइलाइज्ड ह्यूमंस की काफ़ी सारी पेंटिंग्स जो हैं वो आपको वॉल्स पे और सीलिंग्स पे भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, वॉल्स एंड सीलिंग्स पे भी देखने को मिल सकती है। अब ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग और पेंटिंग को लगभग 7 हिस्टोरिकल पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। कितने? 7 हिस्टोरिकल पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सिर्फ 3 है। ठीक है, इन तीनों को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पीरियड था वो है अपर पेलियोलिथिक का। सॉरी, अपर पेलियो, PALEO, पेलियोलिथिक। ओके, अपर पेलियोलिथिक की बात करें तो इस फेज में हम लोग देखते हैं कि काफी सारे एनिमल फिगरिन्स जो है वो वॉल्स पे और सीलिंग्स पे देखने को मिलते हैं, जिसमें कि बाइसन, बाइसन, सॉरी, टाइगर, बोअर, एलिफेंट्स, डियर और इस तरह के कई से जानवर जो कि उस टाइम पे नोन थे, जैसे कि एलिफेंट्स हो गए, शीप्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, इनकी पिक्चराइजेशन देखने को मिलती है।
अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि जो अपर पैलियोलिथिक का फेज था, इस दौरान जो है दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात, पेंटिंग में जो दो अलग अलग कलर्स का यूज़ किया गया है उसमें डिपिक्शन जो है ह्यूमन बींग्स की वो भी बड़ी डिफरेंट दिखाई गई है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता दूं आपको कि जो ग्रीन कलर की पेंटिंग्स हैं, यानी ग्रीन पेंटिंग्स में जो भी लोग दिखाए गए हैं वो डांसर्स हैं, उन्हें डांस करते हुए दिखाया गया है। डांसर्स यानी जो ह्यूमन फिगरीन है ग्रीन कलर के, वो मोस्टली क्या है, डांस करते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो है वो ये है कि जो रेड पेंटिंग्स हैं उसमें ह्यूमन फिगरीन्स जो हैं वो क्या करते हुए दिखाए गए हैं, ह्यूमन फिगर्स जो हैं वो हंटिंग करते हुए दिखाए गए। क्या करते हुए दिखाए गए, हंटिंग। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, कि पहला वाला जो मैंने आपको बताया कि ग्रीन पेंटिंग्स जो हैं, ग्रीन पेंटिंग में डांसर्स दिखाए गए हैं और रेड पेंटिंग्स में जो है वो हंटर दिखाए गए हैं। ठीक है, पहला हो गया अपर पैलियोलिथिक। दूसरा जो है वो है मीजोलिथिक। क्या है, मीजोलिथिक। मीजोलिथिक पीरियड की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग जो है वो हिस्टोरिकल पीरियड सेकंड यानी मीजोलिथिक में देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और अगर हम थीम्स की बात करें तो थीम्स भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई देखी गई है, यानी कि सिर्फ आप एनिमल जो एनिमल डिस्क्रिप्शन है वो नहीं दिखाई जा रही है पेंटिंग्स में। इसके अलावा डांस फॉर्म्स हो गए, बर्थ, डेथ, ये सब नोट किया जा रहा है। यानी कि थीम्स में काफ़ी सारी चेंजेस देखने को मिल रही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे देखने को मिल रही है वो ये है कि जो पेंटिंग का साइज है वो छोटा दिखाया गया है, यहाँ पे स्मॉल हो रही है। कौन से पीरियड में, मीजोलिथिक पीरियड में जो पेंटिंग का साइज है वो स्मॉल हो गया है। उसके अलावा हंटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा, हंटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। मीजोलिथिक पीरियड में हंटिंग इमेजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। हंटिंग की जो पेंटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है। उसके अलावा जो कॉमन थीम देखने को मिलता है वो ये है कि कम्युनिटी डांसिंग जो है वो देखने को मिलती है आपको किसमें, मीजोलिथिक पीरियड की ड्राइंग्स में। ठीक है, मीजोलिथिक पीरियड्स की ड्राइंग्स में। उसके अलावा आप देखें तो जो पेंटिंग्स है वो आपने याद रखना है कि पेंटिंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में देखने को मिलती है। कौन से पीरियड में, मीजोलिथिक पीरियड में। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज चालकोलिथिक पीरियड या चालकोलिथिक हिस्टोरिकल पीरियड जिसे हम कहेंगे। पेंटिंग जो है, इन पेंटिंग्स में आप देख सकते हो कि एसोसिएशंस दिखाई गई हैं। ठीक है, एसोसिएशन दिखाई गई है कि भाई इनका म्यूचुअली किसी दूसरी दूसरी वहाँ पे विलेज होगी या कोई सिटी होगी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कोई तरह की ड्वेलिंग होगी, म्यूचुअल शेयरिंग दिखाई जा रही है उनके साथ विद ड्वेलिंग्स। पर्टिकुलरली आप देखें तो ये मालवा रीजन की बात हो रही है कि मालवा रीजन के जो लोग थे उनके साथ इनकी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों की जो कि सेटल्ड लाइफ जी रहे थे मालवा रीजन के लोग, वहाँ के लोगों के साथ ये बार्टर सिस्टम किया करते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो कलर्स यूज़ किए गए हैं, सॉरी, जो कलर्स यूज़ किए गए हैं, अगर कलर्स की बात कर लें तो डिफरेंट कलर्स, यानी कलर्स में भी अब वैरायटी देखने को मिल रही है, जैसे कि येलो, ऑरेंज, रेड ऑक्रे, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन और ब्लैक। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि येलो, ऑरेंज, रेड ऑक्रे, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन और ब्लैक। तो अलग अलग तरह के कलर्स वेरिएशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अब इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए थे जिन कलर्स का इस्तेमाल करके ये लोग क्या ड्राइंग या पेंटिंग्स बना सकते थे। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि ये लोग कलर्स बनाते कैसे थे। तो कलर बनाने का इनका अपना अलग तरीका था।
ठीक है। ये बहुत सारे मिनरल्स लेते थे अलग अलग, उन्हें पानी के साथ, गम के साथ, रेजन के साथ या एनिमल फैट के साथ मिक्स करके ये लोग जो है क्या क्या करते थे, कलर्स बनाते थे। तभी ये जो आप देख सकते हो कि ये जो कलर्स हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लाइफ है, काफ़ी सालों से ये जो पेंटिंग्स हैं वो फेड नहीं हुई है, अभी भी हम उनको रॉक शेल्टर पेंटिंग्स रॉक शेल्टर्स में देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे मिनरल्स का इस्तेमाल होता होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम रेड कलर की बात करें तो रेड कलर के लिए ये लोग, फॉर एग्जांपल रेड कलर के लिए ये लोग हेमाटाइट का इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। वाइट कलर के लिए ये लोग लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। फिर उनसे कलर बनाए जाते होंगे, ठीक है। और ग्रीन कलर के लिए चालसीडोमी का इस्तेमाल करते होंगे, एक मिनट, और ग्रीन कलर, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कलर्स जो है बनाए जाते होंगे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लास्टली आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि भीमबेटका साइट के बारे में मैंने अभी आपको बताया। भीमबेटका केव शेल्टर्स में देखा गया है कि जो पेंटिंग है वो ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब हुआ एक के ऊपर एक जो है पेंटिंग लेयर बाय लेयर्स बनी हुई दिखाई गई है, ठीक है। तो ऐसी लगभग 20 लेयर्स देखने को मिलती हैं, कहाँ पे, भीमबेटका के केव शेल्टर पेंटिंग्स में लगभग 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग देखने को मिलती है। इसका ये रीज़न भी माना जा सकता है कि जो लोग हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में वहाँ पे रहते होंगे। फॉर एग्जांपल पहले कोई एक फैमिली रही, उसके बाद कोई दूसरी फैमिली रही, उसके बाद कोई तीसरी फैमिली रही, तो फैमिलियल डिफरेंसेस होंगे कि अलग अलग फैमिलीज वहाँ पे आके रहने लगी, ठीक है। और वो अपने तरीके से वहाँ पे पेंटिंग्स जो है वो बनाया करती होंगी। तो ऐसा हम आज की पर्टिकुलर ट्राइब्स में भी देख सकते हैं कि जो ट्राइब्स हैं वो आज भी अपने रिचुअल्स में चाहे वो बर्थ से रिलेटेड हो, डेथ से रिलेटेड हो, ठीक है, मैरिज से रिलेटेड हो, और किसी भी तरह का कोई भी रिचुअल हो उसके रिलेटेड हो, तो वो कोई ना कोई पेंटिंग्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। सो आज के लिए हम इंट्रोडक्शन को इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। सो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जो हैं वो इन वीडियोस को देख पाएँ और हमें भी इनकरेजमेंट मिले, ठीक है। सो थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।